बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे जहाज यानी कि B2 के ऊपर। B2 के बारे में कहा जाता है कि B2 के वजन जितना अगर आप सोना एक साइड पे रख दें तो उस सोने की जितनी कीमत होगी B2 उससे भी ज्यादा महंगा होगा। B2 के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इंटरनल फ्यूल के साथ ये तकरीबन 11000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। शुरू में जो B2 की ओरिजिनल कॉस्ट थी वो तकरीबन 700 से 800 मिलियन डॉलर की थी, लेकिन अगर हम आज इसकी कॉस्ट को एडजस्ट करें तो ये तकरीबन 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा महंगा जहाज है और इसको रखना उससे भी ज्यादा महंगा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। B2 की अगर आपने 1 घंटे की फ्लाइट करनी है तो उस 1 घंटे की फ्लाइट के पीछे तकरीबन 119 घंटे की मेंटेनेंस शामिल होती है और ये मेंटेनेंस जो है अमेरिकन एयरफोर्स को तकरीबन 350 मिलियन डॉलर की पड़ती है पर मंथ। B2 को रखने की 1 महीने की कॉस्ट जो है आप कह सकते हैं कि 350 मिलियन डॉलर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने की इतनी ज्यादा कॉस्ट कैसे हो सकती है, 350 मिलियन डॉलर। वेल, B2 जितना बड़ा जहाज है उसको एक हैंगर के अंदर रखा जाता है और उस हैंगर के अंदर टोटली जो है उन्होंने एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको आप नॉर्मल अल्फाज में AC बोलते हैं। B2 को एक AC वाले हैंगर के अंदर रखा जाता है। नॉर्मल जो जहाज होते हैं, आप बेशक दुनिया का सबसे एडवांस जहाज भी ले लें, उसको किसी भी AC वाले हैंगर के अंदर नहीं रखा जाता, लेकिन जो B2 जहाज है जब ये अपना मिशन करके वापस आता है तो इसको एक AC वाले हैंगर के अंदर रखा जाता है। वहां पे इसकी मेंटेनेंस की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग की गई है उसको आपको मेंटेन रखने के लिए इसका एक खास टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको हैंगर के अंदर AC लगाने पड़ते हैं। इस वजह से इसकी जो पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये तो हो गई B2 की वो बातें जो आपको तमाम लोग बताएंगे। आज हम B2 की वो बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। आज हम B2 की कहानी की तरफ जाएंगे। B2 बना कैसे था? अगर आपको वीडियो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स याद हो, उसके अंदर कैप्टन अमेरिका जो जहाज उड़ाता है वो भी एक फ्लाइंग विंग था। इस तरह के जो जहाज होते हैं इनको फ्लाइंग विंग बोला जाता है। सबसे पहले इन जहाजों के ऊपर जो रिसर्च शुरू की थी उसके बारे में कहा जाता है कि वो जर्मन्स ने शुरू की थी, लेकिन आज आपको मैं ये बात बताऊंगा कि ये जो फ्लाइंग विंग जहाज हैं इनकी जो हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है। ये जर्मनी की रिसर्च से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। देखिए, B2 को समझने के लिए आपको फ्लाइंग को समझना होगा। जिस तरह से हर जहाज जो है उसकी कहानी उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है जब इंसान ने परिंदों को उड़ते देखा था। B2 और परिंदों के अंदर एक ऐसी खास मुमासलत है जो कि किसी और दूसरे जहाज के साथ नहीं हो सकती। जब इंसान ने परिंदों को उड़ते देखा तो उन्होंने ऐसे डिजाइन बनाना शुरू कर दिए कि अगर हम ऐसे जहाज बनाना शुरू कर दें कि जो कि परिंदों से मिलते जुलते थे तो उनके अंदर बैठ के शायद इंसान भी उड़ सके। इंसान ने परिंदों को देख के जहाज बनाए, उनके अंदर बैठ के उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम हो गए। अल्टीमेटली इंसान जो था 1903 के अंदर ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गया जो कि इंसान को लेके तो हवा में चली जाए। इंसान ने उस जहाज के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी, उसके कंट्रोल्स बनाए। फिर इंसान ने यह सोचना शुरू कर दिया कि इस जहाज के अंदर हम क्या चेंज लेके आए कि ये जहाज जो है वो ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सके। ये जो फ्लाइंग विंग डिजाइन होता है ये सबसे ज्यादा एरोडायनामिकली बेस्ट डिजाइन होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, कोई इसके अंदर कोई दूसरे तीसरे कंट्रोल्स नहीं है। इसकी ड्रैग सबसे ज्यादा कम होती है। ड्रैग सबसे ज्यादा कम होगी तो इसकी स्पीड भी ज्यादा तेज होगी। कम फ्यूल के साथ ये ज्यादा दूर तक जा सकेगा, ज्यादा पेलोड उठा सकेगा। इन जहाजों के अंदर कोई अलग से फ्यूजलाज नहीं होता, कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होता, कोई हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर नहीं होता। ये बिल्कुल सीधे के सीधे फ्लैट होते हैं। लेकिन चूंकि इनके अंदर कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होता, इस वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और इनको उड़ाना मुश्किल होता है। इस वजह से जो डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होते हैं इनको फ्लाइंग विंग्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोई हॉरिजॉन्टल टेल नहीं होती। लेकिन इन जहाजों को कंट्रोल करने के लिए एक वर्टिकल टेल लाजमी होती है। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बनाया था, वो भी जब जहाज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता लगा कि जहाज का एक वर्टिकल स्टेबलाइजर होना लाजमी है, क्योंकि अगर वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होगा तो हम जहाज को उड़ा नहीं सकते, उसको मूव नहीं कर सकते। इस वजह से जो उन्होंने 1903 के अंदर जो पहला अपना जहाज बनाया जिसने इंसान के साथ सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट की थी, उसके अंदर भी उन्होंने एक वर्टिकल स्टेबलाइजर जो था उसको रखा। लेकिन वर्टिकल स्टेबलाइजर के होने के बावजूद भी जो है इन फ्लाइंग विंग्स के ऊपर रिसर्च जारी रही। जर्मनी ने इसके ऊपर रिसर्च जारी रखी और जर्मनी ने एक जहाज बनाया था हॉर्टन HO-229। ये बेसिकली जर्मनी ने एक मीडियम रेंज बॉम्बर बनाया था और ये दुनिया का पहला जहाज आप इसको कह सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने जेट इंजन लगाए थे और इसके अंदर अच्छे खासे बॉम्ब्स उठाने की कैपेसिटी थी, इसके अंदर अच्छे खासा फ्यूल उठाने की कैपेसिटी थी और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी समझी जा रही थी। 1 मार्च 1944 को इस जहाज की एक फ्लाइट हुई थी और आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये सारी की सारी जर्मन रिसर्च जो थी ये अमेरिका ने जंग के बाद चोरी कर ली थी। वहां पे अमेरिका के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था जैक नॉर्थरॉप। जैक नॉर्थरॉप जो था वो ये परिंदों को देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट होता था और वो भी इन परिंदों की तरह सिर्फ फ्लाइंग विंग बना के उड़ना चाहता था। 1929 के अंदर उसने एक जहाज बनाया, वो बेसिकली एक प्रोटोटाइप था, उसका उसने नाम रखा X216H। ये बेसिकली
बेसिकली एक फ्लाइंग विंग था, लेकिन इसके पीछे भी जो थे 2 स्टेबलाइजर थे। और नॉर्थरॉप ने अपनी रिसर्च को जारी रखा और 1939 के अंदर उसने एक जहाज बनाया, उसका नाम था N1M। जंग के दौरान अमेरिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जिसमें अमेरिका को एक ऐसा जहाज चाहिए था, एक ऐसा बॉम्बर चाहिए था जो कि अमेरिका से उड़ के जर्मनी तक जा सके, वहां पे बॉम्ब फेंक के और वापस अमेरिका आ सके। अमेरिकन के ज़हन में यह था कि अगर जर्मनी ने इंग्लैंड की तमाम जो है वो एयर बेसिस तबाह कर दी और अमेरिका जो अपने जहाज इंग्लैंड की एयर बेसिस से उड़ा सकता था उसके पास ये फैसिलिटी ना रही तो उसके बाद वो क्या करेगा। इस वजह से अमेरिकन ने एक कॉन्ट्रैक्ट इशू किया कि उनको एक ऐसा बॉम्बर चाहिए था जो कि अमेरिका से उड़ के जर्मनी तक जाके बॉम्ब गिरा सके और वापस अमेरिका पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने कुछ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोइंग को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको पता था अमेरिकन को कि नॉर्थरॉप जो है वो ये फ्लाइंग विंग के ऊपर काम कर रहा है। उन्होंने नॉर्थरॉप को भी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमें ये जहाज बना के दिखाएं, फिर जिसका जहाज पसंद आएगा हम उसका जहाज जो है वो इंडक्ट कर लेंगे। नॉर्थरॉप जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक जहाज बना चुका था N1M। उस N1M जहाज की बेस के ऊपर नॉर्थरॉप ने जो है B-35 बॉम्बर बनाया। B-35 बॉम्बर जो था इसके अंदर काफी ज्यादा मसले मसाइल थे। इसके अंदर उन्होंने प्रैट एंड विटनी के इंजन यूज किए, इंजन को उनको चेंज करना पड़ा, लेकिन जब इंजन को उन्होंने चेंज किया उसकी वजह से जो है उसकी रेंज भी कम हो गई, उसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम हो गई। नॉर्थरॉप एक नई अप्रोच की तरफ गई। उन्होंने ये जो प्रोपेलर इंजन थे इनको छोड़ा और उन्होंने इस फ्लाइंग विंग के अंदर जो है वो जेट इंजन लगा दिए और इस जहाज को उन्होंने एक नया डेजिग्नेशन दे दिया, यानी कि पहले उन्होंने इसको B-35 बोला था, अब उन्होंने इसको YB-49 बोला। YB-49 जहाज जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये B-2 जहाज का जो है वो बेस बना था। लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी, जब ये जहाज बनाया गया था तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था। उस वक्त आपको पता है कि मैनुअल कंट्रोल्स होते थे और दुनिया का जो पहला फ्लाई बाय वायर जहाज था वो F-16 था। F-16 70s की टेक्नोलॉजी थी, ये हम उससे बहुत पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो थे वो मैनुअल कंट्रोल्स होते थे और पायलट जो था सिर्फ वही जो है वो जहाज को कंट्रोल कर सकता था। उस वक्त कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे और ये जो फ्लाइंग विंग डिजाइन है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। इसकी वजह से जहाज जो है वो सी सॉ करता रहता था। जिस तरह से सी सॉ होती है जिसके ऊपर बच्चे झूला लेते हैं, इस तरह से ये जहाज जो है ये हिलता रहता था। इस चीज को खत्म किया जा सकता था और इस चीज को खत्म करने के लिए उनको जहाज के अंदर एक वर्टिकल स्टेबलाइजर लगाना पड़ना था, लेकिन वर्टिकल स्टेबलाइजर के जरिए से इस जहाज की जो ड्रैग थी वो ज्यादा बढ़ जानी थी, इस जहाज की जो रेंज थी वो कम हो जानी थी। इस वजह से उन्होंने इस जहाज के अंदर जो है वो वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं लगाया। इतने बड़े फ्लाइंग विंग के अंदर आप कितने ज्यादा वर्टिकल स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। YB-49 जहाज जो था वो अपने कंपेटिटर XB-47 जहाज से बहुत ज्यादा बेहतर था, लेकिन उसको इस वजह से चूज नहीं किया गया क्योंकि उसके जो विंग्स थे वो बहुत ज्यादा मोटे थे, जिसकी वजह से उनकी जो ड्रैग थी वो बहुत ज्यादा थी और उस ड्रैग के ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड भी जो थी वो रिड्यूस हो गई थी और उस वजह से उसकी जो रेंज थी वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और उस वक्त जो अमेरिकन एयरफोर्स थी वो ये सोचती थी कि ये जो स्पीड होती है जहाज की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज से। अगर आप एनिमी को स्पीड से सरप्राइज कर देंगे तो आप अपना टारगेट जो है वो बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद इस जहाज के 2 क्रैश हो गए। फिर एक कंपनी थी कॉनवेयर कंपनी ने इस जहाज के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा लॉबिंग की और इस जहाज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका। बेसिकली कॉनवेयर कंपनी जो थी वो जैक नॉर्थरॉप को कहती थी कि आप अपनी जो नॉर्थरॉप कंपनी है उसको कॉनवेयर के अंदर जम कर दें, यानी कि ये जो आप अपनी नॉर्थरॉप कंपनी है इसको आप कॉनवेयर को सेल कर दें। जैक नॉर्थरॉप जो था उसने रिफ्यूज कर दिया और उसने तमाम की तमाम जो अपनी YB-49 की रिसर्च थी उसको नासा के हवाले कर दिया और उसने नासा से कहा कि आप इस रिसर्च को जो है वो वैलिडेट करके दें। जैक नॉर्थरॉप जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त एयरफोर्स के अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी और जो सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स था उसने जैक नॉर्थरॉप से कहा था कि आप अपनी कंपनी जो है वो कॉनवेयर को सेल कर दें। जैक नॉर्थरॉप ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद ये जो सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स था अमेरिका का, जिसने नॉर्थरॉप से कहा था कि आप अपनी कंपनी कॉनवेयर को सेल कर दें, उसने पॉलिटिक्स को छोड़ा और उसने कॉनवेयर कंपनी को जो है वो ज्वाइन कर लिया एज ए प्रेसिडेंट। तो उस वक्त जैक नॉर्थरॉप को ये यकीन हो गया कि उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और उसका जहाज जो है उसको जानबूझ के फेल किया गया। जैक नॉर्थरॉप ने जो है वो अपनी कंपनी से ही रिजाइन कर दिया और उसने एविएशन बिजनेस छोड़ दिया। ये जो फ्लाइंग विंग का कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल डॉलड्रम में चला गया। लोगों ने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1970 के अंदर ये फ्लाइंग विंग जो था ये कॉन्सेप्ट वापस आया। वो किस तरह से वापस आया कि 1970 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स ने स्टेल्थ की तरफ जो है वो सोचना शुरू कर दिया। अब स्टेल्थ की तरफ जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो उनको ये बात तो पता थी, क्योंकि इससे पहले रिसर्च हो चुकी हुई थी, कि ये जो YB-49 जहाज था इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन था ये बहुत ज्यादा कम था और ये जो फ्लाइंग विंग जहाज होते हैं इनके रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा कम होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक जहाज के ऊपर वीडियो बना के दी थी, दुनिया का सबसे सीक्रेटिव जहाज। आप उसको भी देखें, आपको समझ आएगी कि ये रेडार क्रॉस सेक्शन जो है अमेरिकन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल एनीवे अमेरिकन को पता था, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की हुई थी कि ये जो फ्लाइंग विंग जहाज होते हैं इनका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है और खास तौर पे साइडवेज से, क्योंकि इस जहाज के अंदर वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होता। क्योंकि अगर वर्टिकल स्टेबलाइजर
स्टेबलाइजर नहीं होगा तो साइड से ऐसे जहाजों का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उस वक्त तक टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी हुई थी। F-16 के अंदर फ्लाई बाय वायर को टेस्ट किया जा चुका हुआ था, बल्कि सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका हुआ था। इस वजह से जो है ये फ्लाइंग विंग का कॉन्सेप्ट जो है इसको सक्सेस नजर आ रही थी। और वर्टिकल स्टेबलाइजर जो कि इन जहाजों के लिए बहुत बड़ा मसला था, उनके बगैर भी इन जहाजों को उड़ाना अब जो था वो पॉसिबल था। इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने एक एडवांस बॉम्बर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देना था, जिसके लिए दो कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, एक लॉकहीड मार्टिन और दूसरी नॉर्थरॉप। लेकिन एक बॉम्बर जहाज के लिए नॉर्थरॉप की जो रिसर्च थी वो बहुत ज्यादा बेहतर थी। इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये नॉर्थरॉप ग्रमन को अवार्ड कर दिया गया। नॉर्थरॉप ग्रमन ने जो है वो B2 स्पिरिट जहाज बनाया। इस जहाज की जो खास करैक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि ये हाई स्पीड पे लो लेवल पे भी फ्लाई कर सकता था और दुश्मन के एरिया के अंदर पेनिट्रेट करके तो ये बमबारी कर सकता था। इनिशियली जो था वो तकरीबन 132 जहाजों का ऑर्डर दिया जाना था, लेकिन फिर आपको पता है कि सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका को कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि वो सोवियत यूनियन के अंदर डीप जाके तो है बमबारी करे। उसके बाद आपको पता है कि स्मार्ट वेपन्स भी आ गए हुए थे, स्टैंड ऑफ वेपन्स भी आ गए हुए थे। इस वजह से जो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट था बुश सीनियर, उसने इन जहाजों की जो तादाद थी उसको कम कर दिया। उसने इन जहाजों की तादाद 132 से कम करके 70 पे ले आया, लेकिन फिर उसके बाद भी उसने जो है इन जहाजों की तादाद 70 से कम करके सिर्फ 21 के ऊपर ले आया। और इतना महंगा जहाज जिसके ऊपर इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए थे और जिसको मेंटेन करने के ऊपर भी इतने ज्यादा पैसे लगते थे, वो सिर्फ 20 या 21 की तादाद में जो है दुनिया के अंदर आए, जो कि एक शर्म की बात है। इन जहाजों को उन्होंने B2 स्पिरिट का नाम दिया और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर उन्होंने इसको नाम दिया था। लेकिन उनमें से दो जहाज ऐसे थे जिनमें से एक को उन्होंने नाम दिया स्पिरिट ऑफ अमेरिका और एक को उन्होंने नाम दिया स्पिरिट ऑफ किटी हॉक। अब किटी हॉक कौन सी जगह है? किटी हॉक जो है वो बेसिकली अमेरिका के अंदर वो जगह है जहां पर राइट ब्रदर्स ने जो है अपने जहाज के ऊपर रिसर्च की थी। B2 जो इतना ज्यादा बड़ा जहाज है, जिसका विंग स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा है, उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो एक कबूतर के रेडार क्रॉस सेक्शन जितना है। तो ये थी दोस्तों दुनिया के सबसे महंगे जहाज की कहानी। B2 के बारे में समझा जाता है कि एक B2 जो है इस वक्त $3 बिलियन का कॉस्ट करता है। पूरे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर का है, यानी कि पूरे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो सिर्फ 3 B2 बॉम्बर्स के बराबर है। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।